नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम फुटपाथ के कलाकार जो व्यंग्य रचना है शरद जोशी जी की, उसको देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में भगत की गत व्यंग्य रचना देखते समय हमने व्यंग्य क्या है देख लिया था। व्यंग्य आजकल की एक सशक्त विधा है। जिस तरह से उपन्यास, कहानी, नाटक, अलग अलग प्रकार की विधाएं जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत चर्चित रहने लगी है, उसी तरह व्यंग्य भी अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करने लगा है। अब इसके ऊपर कई विद्वानों के अलग अलग विचार है कि व्यंग्य एक शैली है, लेखन की एक कला है या एक विधा है। इसके ऊपर विवाद है, लेकिन इस विवाद में हमें नहीं जाना है। वास्तविक रूप में व्यंग्य, कई लोग इसे केवल हंसाने वाली, मजाक करने वाली विधा को के रूप में जानते हैं। यानी केवल किसी बात का मजाक उड़ाना, किसी बात की हंसी उड़ाना जो है, इस उद्देश्य तक उसको सीमित रखा जाता है व्यंग्य को। लेकिन व्यंग्य केवल हास्य से संबंधित या केवल विनोद नहीं करता है। तो व्यंग्य जो है हास्य के साथ जो है मनुष्य को सोचने के लिए या पाठक को सोचने के लिए मजबूर करता है कि एकाध घटना जो है क्यों घटित होती है, और घटित होती है तो उसके ऊपर आपको हंसी भी आएगी। जब रचनाकार उसका जो लेखन करेगा तब उसको पढ़कर आपको हंसी भी आएगी, लेकिन आप सोचने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है व्यंग्य जो है अलग रूप में हमारे सामने जो है आता है। तो फुटपाथ के कलाकार, यह एक व्यंग्य रचना है। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूछा जा सकता है कि फुटपाथ के कलाकार यह किस विधा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये व्यंग्य विधा के अंतर्गत जो है आती है। तो ये लिखी है शरद जोशी जी ने, और शरद जोशी जी एक हिंदी व्यंग्य साहित्य के एक मशहूर और चर्चित व्यंग्यकार के रूप में जानी जाती है। यानी जैसे हरिशंकर परसाई, रविंद्रनाथ त्यागी, उसी तरह शरद जोशी जी का नाम भी हिंदी व्यंग्य साहित्य के अंतर्गत जो है बड़े आदर से लिया जाता है। उनकी प्रकाशित रचनाएं जो है देखिए, जीप पर सवार इलिया, रहा किनारे बैठ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, पिछले दिनों, परिक्रमा आदि। उन्होंने कई समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। आप स्क्रीन पर उसको देख भी सकते हैं। फिल्म लेखन भी उन्होंने किया है। ये भी उनमें एक खासियत थी कि उन्होंने क्षितिज, छोटी सी बात, दिल है कि मानता नहीं आदि फिल्मों का लेखन भी शरद जोशी जी ने किया है, या दूरदर्शन की धारावाहिकों का लेखन भी उनके द्वारा हुआ है। उन्हें जो है पद्मश्री जो है भारत सरकार की ओर से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अब जन्म मृत्यु के बारे में तो हमें यहाँ पर ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है। केवल रचना क्या है और रचना का जो है उद्देश्य क्या है, ये देखना हमारे लिए जो है ज़रूरी है। तो फुटपाथ के कलाकार, तो फुटपाथ के कलाकार, यह नाम आते समय कलाकार यानी कला, कोई एक विशिष्ट कला हर एक व्यक्ति में होती है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसमें अलग अलग प्रकार की कलाकार होते हैं। तो ये फुटपाथ का कलाकार यानी क्या है? तो फुटपाथ का कलाकार जो है वो जो जेब काटने वाला होता है, उसे कलाकार की उपमा जो है शरद जोशी ने जो दी है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो वास्तव में फुटपाथ के कलाकार जो है, इसमें क्या बताया गया है, क्या व्यंग्य किया गया है। यानी फुटपाथ का कलाकार माने जेब काटने वाले के ऊपर भी शरद जोशी जी ने व्यंग्य किया है, और उसके माध्यम से और भी व्यंग्य जो है या हमें सोचने के लिए मजबूर करने वाले और भी बातें जो है इस रचना के अंतर्गत जो है हम देख सकते हैं। तब अब देखिए कि जैसे हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर, सब कुछ बहुत आसानी से और सधे हाथों से हुआ। मुझे तो पता नहीं लगा, बस स्टॉप पर भीड़ थी, अक्सर रहती है। जैसे देखिए कि स्टॉप पर, किसी भी बस स्टॉप पर हम चले जाते हैं, स्टॉप पर भी जब भी हम चले जाते हैं तो हमें लगता है कि हम जब भी जाते हैं तो वहाँ पर भीड़ होती है, या मैं जब भी चला जाता हूँ या चली जाती हूँ तब बस चली जाती है या बस आती ही नहीं है। ऐसे अलग अलग प्रकार की मानसिकता जो है लोगों की होती है। तो यहाँ पर भी लेखक क्या कह रहा है, देखिए, बस स्टॉप पर भीड़ थी, अक्सर रहती है, जब भी मैं बैठता हूँ तब जरूर रहती है। आगे देखिए कि जब भी मैं बैठता हूँ तब वह भीड़ जरूर रहती। वास्तविक रूप में लोगों का कहीं जाना होता है, कई लोग आ गए होते हैं, तो भीड़ तो रहती है, लेकिन लोगों की मानसिकता का चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। सिटी बस कब बेवफाई कर जाए और मुझे बिना लिए आगे बढ़ जाए, कहा नहीं जा सकता। यानी
सिटी बस बिना लिए कब आगे बढ़ जाए, यहाँ पर बेवफाई नाम जो है सिटी बस को जो है दिया है। उसे हासिल करने के लिए खुद कुछ पहल करनी पड़ती है, यानी बस में चढ़ना जो है इतना आसान नहीं होता है, और भीड़ वाली बस में भी सफ़र करना इतना आसान नहीं होता है। तो भीड़ को चीर कर जो है वहाँ पर जाना होता है, बस को पकड़ना होता है। तो भीड़ को धक्का देते हुए दरवाजे पर पहुँच गए और चढ़ गए। किसी के पेट में कोहनी मारकर भी अगर इस काम को अंजाम देना पड़े तो कर लेता हूँ। क्षण है और क्षण का भरपूर लाभ लिया जाना चाहिए। मैं उसी तरीके से बस के दरवाजे तक बढ़ा था। अब देखिए कि जब भी हम बस में चढ़ने की जद्दोजहद करते हैं तब काफ़ी चीज़ों का सामना जो है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना जो है हमें पड़ता है। काफ़ी लोगों की भीड़ होती है, किसी को धक्का लगता है, कोई जो हम पर भी चिढ़ जाता है, लेकिन इस बात के ऊपर जो है हम इधर उधर कभी भी ध्यान नहीं देते। हमारा लक्ष्य एक ही होता है कि बस को पकड़ना है और बस में उस सफ़र करना है और हमारे उचित स्थल पर जो है उचित समय में हमें पहुंचना है, इतना ही हमारे ध्यान में होता है। तो लेखक जो है व्यंग्यकार जो है बस में चढ़ जाते हैं और उनका सफ़र शुरू हो जाता है। एक तार था और शायद बिजली घर की रसीद, यानी बिजली का जो बिल होता है वो उनके पॉकेट में था। जैसे देखिए एक तार, उसे कहा एक तार था और शायद बिजली घर की रसीद, यानी रसीद माने जिसे हम पर्ची भी कह सकते हैं, या बिल जो है लाइट बिल जिसे हम कहते हैं, वो उनके पॉकेट में था। सब पैंट की दाहिनी जेब में था, जेब में रखे थे। बाई जेब में रुमाल था, यानी एक जेब में रुमाल था और बाकी का सारा सामान जो है एक जेब में था। वो बेमतलब था। जिस कलाकार ने जेब पर हाथ मारा उसे दाहिने बाएं का यह गहरा अंतर मालूम था। अब देखिए कि जो जेब काटने वाला होता है तो उसे तो सब मालूम होता है कि व्यक्ति के किस जेब में क्या रहता है, इसकी जानकारी लेकर ही वह अपनी कला को जो है अंजाम देता है। उसने दाहिनी जेब से सारे रुपए और कागज निकाल लिए। यह कब हुआ मैं नहीं कह सकता। उसी बीच हुआ जब मैं भीड़ को धक्का देता बस के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। जब मैं उस क्षण का भरपूर आनंद ले रहा था उसी समय वह कलाकार भी क्षण का भरपूर लाभ लेने में लगा था। यानी लेखक क्या कह रहा है, देखिए कि मैं क्या कर रहा था कि भीड़ को चीरते हुए जगह बनाने की कोशिश करने में जद्दोजहद में लगा हुआ था, और उसी क्षण जो वह कलाकार जो है, वह जेब काटने वाला जो है, वह अपने काम में मग्न था। जब मैं उस क्षण का भरपूर आनंद ले रहा था उसी समय वह कलाकार भी उस क्षण का भरपूर लाभ लेने में लगा था। उसने मेरी जेब साफ की और मुझे पता भी नहीं लगा। कंडक्टर ने जब टिकट मांगा मैंने अपनी बुशर्ट की जेब से टिकट के लिए रेजगारी निकाल कर दे दी। मेरी जेब कट गई है इसका पता मुझे घर आने पर लगा। यानी कंडक्टर ने जब टिकट मांगा तो उन्होंने क्या किया कि शर्ट की जेब में से टिकट के लिए जो कुछ पैसे थे उसको निकाल कर, यानी रेजगारी जो निकाल कर दे दी। मेरी जेब कट गई है इसका मुझे पता मुझे घर आने पर लगा। यानी उन्होंने क्या किया कि अपनी शर्ट की जेब से कुछ पैसे निकाल कर जो है कंडक्टर को जो है दे दिए। इसके कारण उनको पता नहीं था कि उनकी जेब कट गई। जेब कट गई उनको कब पता लगा, वो जब घर आए तब उनको पता लगा कि उनकी जेब कट गई है। तब तक फुटपाथ के उस कलाकार की खोज कठिन थी। जल्दी भी पता लग जाता तो मैं क्या कर लेता, यानी पता उसका लग भी जाता जेब काटने वाले का तो मैं क्या कर लेता, ऐसा लेखक कह रहा है। उस दिन पीड़ित क्षणों में भी मैं मन ही मन जेब कतरे को दाद देता रहा। यानी उस दिन मैं पीड़ित क्षणों में भी उस जेब कतरे को दाद देता रहा। क्यों दाद देता रहा कि उसने मुझे बिना मालूम हुए जो है उसने जेब काट ली है। क्या कहने मान गए। हर आदमी अपनी जेब को बड़ी सुरक्षित जगह मानता है। यानी देखिए कि हम जो भी सामान हमारे पास जो भी होता है, कुछ पैसे होते हैं, कुछ कागजात होते हैं या कुछ पॉकेट वगैरह होता है, तो उसको हम अपनी जेब में रखते हैं और हमें लगता है कि ये सुरक्षित जगह है। तो इसी कारण लेखक ने भी अपने वही जेब में ही उन रुपयों को रखा था। सुरक्षित तब तक रहता है जब तक जेब कतरे से बचा रहता है, उस पर कलाकार की नज़र नहीं पड़ती। जितनी बड़ी जनसंख्या है उसकी तुलना में जेब कतरे बहुत कम है, जेबों में रुपया बहुत कम है।
जेबों में रुपया सिर्फ इसी कारण सुरक्षित रहता है, इस कारण नहीं कि आप उसे सुरक्षित रखे हैं। यानी व्यंग्यकार क्या कहते हैं, देखिए कि जेब कतरों की संख्या ही कम है, इसी कारण जेब में पैसा सुरक्षित रहता है, आपके कारण वह सुरक्षित नहीं रहता है। आप क्या रखेंगे? खाक। जब वह सिद्ध पुरुष आएगा, यह सारी किलेबंदी बेकार जाएगी। जिस प्रकार उस नटखट माखन चोर से मटकी छुपाकर रखना कठिन था, उसी तरह जेब कट से अपनी जेब बचाना कठिन है। यानी जिस तरह से कृष्ण जो है मक्खन चुराते थे, उसी तरह जेब कतरा भी जेब काटकर कब चला जाएगा वह भी हमें पता नहीं जाता है, चल पाता है। गोविंदा आला रे आला, मटकी संभाल ब्रजबाला। इसमें कम से कम ब्रजबाला को गोविंदा के आने की अग्रिम सूचना मिल गई है, एडवांस वार्निंग है। यानी गोविंद यानी कृष्ण आते ही इसकी अग्रिम सूचना जो है गोपियों को चल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है एडवांस वार्निंग कहा है उसे, एडवांस वार्निंग तो यहाँ पर नहीं मिलती। मगर जब जन समुदाय की भीड़ से निकल वह जेब कतरा आएगा, कोई वार्निंग नहीं मिलेगी और जेब कट जाएगी। 2 कमल लंबी उंगलियां जेब में हौले से प्रवेश करेंगी। हौले से माने धीरे धीरे से, पता भी नहीं लगेगा कि आपके जेब पर किसी का हाथ है। जैसे फूल पर तितली बैठी हो और आपकी जेब साफ हो जाएगी नहीं है, वो गलत हो चुका है, हो जाएगी। जिसे आप गाढ़ी कमाई कहते हैं, वह पतली होकर अपरिचित दिशा में बह जाएगी। यानी हम अपनी खून पसीने की कमाई कहते हैं उन पैसे को, लेकिन वह लेखक कहता है कि वो पतली होकर छोटी होकर किस दिशा में चली जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। अर्थशास्त्रियों के अनुसार जेब में पड़ा डेड मनी सर्कुलेट हो जाएगा। यानी जैसे कहते हैं कि मनी सर्कुलेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक भी व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि जेब में पड़ा जो डेड मनी है वो क्या हो जाएगा, दूसरों के हाथों में चला जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा। रुपयों की राम कहानी में एक जोरदार मोड़, एक सनसनीखेज अध्याय की किस तरह मैं जेब कतरे की कृपा से उस अंधकूप से निकला और खुली हवा में पहुंचा। कविताओं में आपने अक्सर पढ़ा होगा कि वह कौन था जो होले होले पैर रखता आया और जिसने मेरे शरीर को छूकर उसे रोमांच से भर दिया। वह आया और मेरे भार को हल्का कर गया। वह कौन था जिसे मैं आंख भरकर देख भी नहीं सका, मगर जिसकी स्मृति आज तक मेरे तन में समाई हुई है, जिसकी स्मृति मेरे तन और मन में सिहरन ला देती है। वह कौन था जी? वह जेब कतरा था। यानी जिस तरह से किसी फूल पर कोई तितली बैठती है, वो फूल को पता भी नहीं चलता है कि वह तितली उस पर बैठी हुई है, उसी तरह जेब कतरा आपके जेब कब साफ कर जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। वह कौन था जी? वह जेब कतरा था। कविता पढ़कर भ्रम होता है कि शायद तात्पर्य प्रेमी, प्रिया या साजन से है। जी नहीं। यानी उस कविता को पढ़कर किसी को लगेगा कि वह प्रेमी है, साजन है, जिससे वह जैसे ऊपर दिया गया है देखिए शरीर को छूने से वह रोमांच खड़ा हो जाता है। यानी किसी प्रेमिका द्वारा प्रेमी को छूना या प्रेमिक के द्वारा प्रेमिका को छूना, या अपनी भाषा में कहे तो नायक के द्वारा नायिका को छूना या नायिका के द्वारा नायक को छूना, उसके कारण वह रोमांचित हो जाना। यह प्रसंग जो यहाँ पर चित्रित कर दिया है, लोगों को लगेगा कि वह प्रेमी का चित्रण है, ठीक है, लेकिन वह किसी प्रेमी या प्रिया या साजन का चित्रण नहीं है। जी नहीं, यह खुसरो की पहेली वाला मामला है। ये सकी साजन ना सकी जेब कट। यानी खुसरो की एक पहेली है जो हिंदी साहित्य में बहुत मशहूर है। उनकी पहेलियाँ, अमीर खुसरो की पहेलियाँ जो है उनकी रचना भी है, उसमें खुसरो की पहेलियाँ भी बहुत सारी है। तो यहाँ भी ए सकी साजन ना सकी जेब कट, उसको अलग रूप में पेश करने की कोशिश जो है यहाँ पर शरद जोशी ने की है। आज खुसरो होता तो पहले ज़रूर बनाता, यानी आज खुसरो होता तो पहेली ज़रूर बनाता। यानी खुसरो यदि होते तो इसके ऊपर पहेली, यानी जिसे मराठी हम कोड ज्याला आपण म्हणतो, मराठी में जिसे हम कोड बोलते हैं, ज्याला आपण असं म्हणतो की मी तुम्हाला एखादं कोडं घालतो, तसं पहेली म्हणजे त्याच रूपात येते, ठीक आहे। तर पहिलीला आपण एखादं कोडं सुद्धा म्हणू शकतो। तो आज खुसरो होता तो पहेली जरूर बनाता, धीरे धीरे वह आता है, तन को छू कर मेरा धन ले जाता है। बताओ सखी वह श्याम वर्ण कौन है? सखी कहती है तेरा तात्पर्य पिया से है।
नहीं सकी, मेरा मतलब जेब कटे से है, यानी जेब कतेरे से है। जेब काटना कला है और जेब कट कलाकार। यह सम्मान सूचक शब्द इन चोटों के आगे काफ़ी दिनों से लग गया और चला आ रहा है। प्राचीन काल में चोरी भी एक कला मानी जाती थी। मतलब यह है कि जो भी महीन और बारीक काम है वह सब जनता जनार्दन ने कला के अंतर्गत घोषित कर दिया। यानी जो भी छोटी चीज़ें अच्छी तरीके से करना है उसको प्राचीन काल के लोगों ने उसे कला का नाम दिया था। और जेब काटना भी एक कला मानी जाती थी, चोरी करना भी एक कला मानी जाती थी। मैंने एक विदेशी उपन्यास में जेब कतरों के स्कूल का वर्णन पढ़ा था। जेब कतरों का एक रिटायर्ड दादा इस स्कूल को चलाता था और लड़कों को जेब काटने का धंधा सिखाता था। फाइनल टेस्ट में पास होना इस स्कूल में भी उतना ही कठिन था जितना अन्य स्कूलों में। यानी अन्य स्कूलों में एक घटना इन्होंने उपन्यास की घटना यहाँ पर बताई कि एक रिटायर्ड जेब कतेरा जो है बच्चों को जो है जेब काटने की कला सिखाता था। और यहाँ पर पास होना जो है उतना आसान नहीं था जितना अन्य स्कूलों में होता है। एक व्यक्ति को कोट पहनाकर खड़ा कर दिया जाता था और उसकी जेब में बटुआ रख दिया जाता था। कोट ऐसा जिसमें सैकड़ों घुंघरू सिले रहते थे, यानी उसको घुंघरू बांध दिए जाते थे उस कोट को। यानी ये उपन्यास का वर्णन है जिसे मराठी में हम कादम्बरी कहते हैं। उस कादम्बरी या उपन्यास का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया कि उसमें क्या वर्णन आया है कि एक वह जो है कोट किसी व्यक्ति को पहना जाता था और उस कोट में सैकड़ों घुंघरू सिले जाते थे जो जरा सा कोट हिलाने पर बज उठते थे। यानी जेब काटते समय जो है वह घुंघरू बजने नहीं चाहिए। उदीयमान जेब कतेरे को परीक्षा पास करने के लिए उस कोट से बटुआ इस सिपत से निकालना पड़ता था कि एक भी घुंघरू न बजे, तभी वह पास घोषित कर दिया जाता था और पेरिस की सड़कों पर काम चालू कर देता था। यानी पेरिस की सड़कों पर जाकर वह लोगों की जेब काटने का काम करता था। उस दिन जब मेरी जेब कटी थी एक भी घुंघरू नहीं बच जाया था, यानी मुझे पता भी नहीं लगा। बड़े सदे हुए हाथों का चमत्कार था। पता नहीं है उसकी सफलता थी या मेरी लापरवाही। यहाँ पर जो है लेखक ने जो है व्यंग्यकार ने यानी शरद जोशी ने जो है जेब कतेरे की कला के साथ साथ लोगों के आलसी स्वभाव और लापरवाही को भी यहाँ पर चित्रित करने की कोशिश जो है की गई है। क्योंकि जेब काटने वाला जो होता है वो उसकी कला तो होती है, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने पास जो पैसे उसकी सुरक्षा का जिम्मा तो हमारे ऊपर होता है। हम जो पैसे को हाथ का मैल समझते हैं उसे जेब में कचरे की तरह डाले रखते हैं और इसे साफ करना कठिन नहीं होता। कलाकार अपना खेल जानता है, उसके राज पुलिस समझती है। हम जैसा साधारण व्यक्ति वह नहीं है। हम जेब पर बटन लगा समझते हैं कि अब रकम टस से मस नहीं हो सकती, मगर जब वह जेब का जादूगर आता है आशंका का घुंघरू बज नहीं पाता और बटुआ गायब हो जाता है। यानी आशंका आपके मन में थोड़ी सी भी नहीं आएगी और वह जेब काटने वाला आपकी जेब कब काट लेगा, आपका बटुआ आपका पॉकेट कब ले चला जाएगा वह आपको पता भी नहीं लेगा। माया महाठगिनी है और यह ठगिनी चोर और जेब कतरों की सहायक होती है। वे आते हैं और ले चले जाते हैं, आपको पता नहीं लगता रुपया कहाँ गया। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में और सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। सरकार लोगों से टैक्स लेती है, टैक्स से वह बाबू का वेतन चुकाती है, मगर बाबू का पॉकेट कौन जेब कतरा साफ कर ले जाता है कोई जाने नहीं। यानी यहाँ पर एक बात यहाँ पर ध्यान देनी जरूरी है कि सरकार लोगों से टैक्स लेती है। यहाँ पर सरकार द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है आरोप जो है या टीका टिप्पणी जो है यहाँ पर की गई कि सरकार लोगों से टैक्स लेती है। टैक्स से वह क्या करती है, बाबू का वेतन चुकाती है। ठीक है, टैक्स के द्वारा वेतन चुकाया जाता है, मगर बाबू का पॉकेट कौन जेब कतरा साफ कर जाता है कोई जाने ना। यानी कब जो है हमारे जेब से पैसे अलग अलग टैक्स के रूप में चले जाएंगे ये हमें भी पता नहीं है। ऐसा वर्णन जो है दोहरे रूप में, मैंने पहले भी आपको बताया था कि व्यंग्य केवल हंसाता नहीं है, एक गंभीरता यहाँ पर जो है एक गंभीर सोच देने के काम जो है हमें व्यंग्यकार जो है करते हैं। तो यहाँ पर शरद जोशी ने बखूबी ये किया है। और सरकार जो अलग अलग रूप में टैक्स लेती है और हमें जो वेतन देती है लोगों को, यानी जो अलग अलग अधिकारी होते हैं, अलग अलग सरकारी कर्मचारी होते हैं,
उनको वेतन देते हैं, लेकिन उनके जेब से वो टैक्स के रूप में वो पैसा कब चला जाता है वो उनको भी पता नहीं होता है। तो इसके ऊपर भी वो टीका टिप्पणी की गई है। जेब कतेरे का कोई रूप नहीं होता, वो मानव रूप होकर भी प्रेतों सी हरकत करता है, अर्थात नजर नहीं आता है। वह इस माने में देवता है कि वह यदि आपके साथ भी है तो भी आप उसे पहचान नहीं सकते। यानी जैसे देखिए कि हम मानते हैं कि जैसे भूत प्रेत जो होते हैं वह हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। अलग अलग मनगढ़ंत कहानियाँ जैसे बताई जाती है, जिसके कारण हम भूत प्रेत को मानने पर जो है मजबूर हो जाते। तो भूत प्रेत जैसे दिखाई नहीं देते, वैसे जेब कतेरा भी आपको दिखाई नहीं देता है। वह इस माने में क्या है, देवता है कि वह यदि आपके साथ भी है तो भी आप उसे पहचान नहीं सकते हैं। आपकी बुद्धि पर पर्दा डाले वह पर्दे के पीछे चमत्कार कर जाता है। वह दिव्य पुरुष कहाँ विद्यमान है आपको पता नहीं है, यानी वह कहाँ रहता है, कैसा है आपको पता नहीं है। वह कहीं का नहीं रखेगा, वह वर्तमान में जीता है, उसकी कोई भावी योजना नहीं होती। गंगा बहती रहती है और वह निरंतर उसमें हाथ साफ करता रहता है। असंख्य जेब है और उन जेबों में असंख्य बटुए हैं। बटुओं के इस संसार में वह अकेला है। वह दाएं हाथ मारे या बाएं, उसके हाथ तो कुछ आना ही है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, न जाने कितनी जेबों से वह अपनी पूंजी बनाता है। भाइयों, आपकी तो सिर्फ एक जेब ही कटी, जो फिर सील जाएगी, उसमें फिर रुपए आ जाएगी, मगर उस जेब कतेरे की तो सारे जीवन की समस्या सुलझ गई। कहाँ परिश्रम करता, दिन रात खटता, पसीना बहाता, पर पासा पौ 12 या 17 या 18। हर जेब उसके लिए एक लॉटरी है जिसका टिकट नहीं खरीदना पड़ता। यानी देखिए कि कई लोग ऐसे हमें इस विश्व में, ऐसे संसार में दिखाई देते हैं, इस दुनिया में दिखाई देते हैं कि लोगों को परिश्रम करना बहुत ही कष्ट साध्य लगता है। लोगों को बिना परिश्रम किए पैसा चाहिए। हमें भी आजकल बड़ा होना है, लेकिन कुछ काम नहीं करना है। यदि काम करना भी है तो गलत ढंग से करना है। तो यहाँ पर उसी बात पर भी यहाँ पर जो है व्यंग्यकार ने व्यंग्य किया हुआ हमें दिखाई देता है। यानी यहाँ पर देखिए कि वह सटीक वाक्य यहाँ पर है। कहाँ परिश्रम करता, दिन रात खटता, पसीना बहाता, पर पासा पौ 12 या 17 या 18, हर जेब उसके लिए एक लॉटरी है जिसका टिकट नहीं खरीदना पड़ता। यानी उसके लिए वह लॉटरी ही है, उसके लिए उसको टिकट नहीं खरीदना पड़ता। कुछ दिन हुए मैंने महानगर कलकत्ता के ऐसे ही पर जेब जीवी व्यक्ति के विषय में पढ़ा था। ये जेब कट महोदय सिर्फ उन व्यक्तियों का जेब काटते हैं जिनके पास काली कमाई का धन होता है और जो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते। यानी यहाँ पर काली कमाई पर भी जो है अत्यंत सटीक रूप में, अत्यंत तीखे स्वर में जो है व्यंग्य करते हुए शरद जोशी जो है दिखाई हमें देते हैं। आप 200-400 रुपये से हल्का जेब कभी नहीं काटते। बंगले में रहते हैं, टेलीफोन आदि रखते हैं और सभी ठाठ है। बरसों से आप इस कार्य में व्यक्त यानी यहाँ पर गलती है। आपके पास यदि किताब होगी तो उसमें भी उसको सरल कीजिए कि वहाँ पर व्यक्त नहीं है, वह व्यस्त है। ये चोरों के जेब कट है और सामान्य गरीबों की जेब काटने वालों की घटिया श्रेणी में नहीं आते हैं। यानी ये चोरों के जेब कट है, यानी ये चोरों की जेब काटने वाले और सामान्य गरीबों की जेब काटने वालों की घटिया श्रेणी में ये नहीं आते हैं। लीजिए, यह आदर के पात्र भी हो गए। अगर इन जेब कतरों को फुटपाथ का कलाकार कहा जाए तो ये उन सब में ऊंचे हैं और पता नहीं ऐसे कितने हैं। यहाँ वहाँ सभी जगह, सभी शहरों में ये कलाकार बिखरे हैं। जगह जगह लिखा रहता है जेब कतरों से होशियार। मजमा लगाने वाला बार बार चिल्लाकर कहता है, भाइयों जेब पॉकेट से होशियार। यानी बहुत सारी जगहों पर रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, वहाँ पर कई लोग ऐसे पुकारने वाले होते हैं, या बस स्टैंड के कोई अधिकारी भी जो है माइक में से कुछ पुकारते हैं कि जैसे जेब पॉकेट से आप होशियार रहिए। मगर पॉकेट काटने वाला कलाकार होशियारों का भी होशियार होता है। वो अपना काम कर गुजरता है जैसे बंजारा लाद चला हो और सारा ठाट पड़ा रह गया हो। कहते हैं कि चोरों के पैर नहीं होते क्योंकि उसके आगमन की आहट नहीं होती। इसी तरह कहा जा सकता है कि जेब कतरों के हाथ नहीं होते क्योंकि उनके हाथों की
किसी कार्यवाही का पता ही नहीं चलता। उनकी उंगलियां जो कर जाती है उस पर आप अपनी अंगुली नहीं उठा सकते, यानी उंगली उठा नहीं सकते। जादू करने वाला जिस तरह कहता है भाइयों ये जादू नहीं है हाथ की सफाई, उसी तरह जब जेब कट जाता है तब इसका उल्टा कहने की इच्छा होती है भाइयों ये हाथ की सफाई नहीं जादू है। मेरी जेब से सिर्फ 30-32 रुपए गायब हुए, इतनी सी पीड़ा में महाकाव्य फूटने की नौबत आ रही है। यानी मेरी जेब से कितने पैसे चले गए, लेखक कह रहे हैं कि 30-32 रुपए जो है गायब हो चुके हैं, लेकिन इतने से मुझे जो है महाकाव्य फूटने की नौबत, यानी इतने से मुझे इतनी बड़ी पीड़ा जो हो रही है। जिनके ज़्यादा रुपए जाते होंगे वे अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए कौन सी विद्या का सहारा लेते होंगे, कहा नहीं जा सकता। जिसके पास भी वे 30-32 रुपए गए उसने अब तक खत्म कर दिए होंगे। मेरे पास रहते तो मैं भी खत्म कर देता। खर्च तो होने ही थे, हो गए। अफसोस यही है कि मेरे हाथों से नहीं हुए। यानी खर्च तो रुपए हो गए ही, लेकिन खर्च किसके हाथों से हुए होंगे, उस जेब काटने वाले से हुए होंगे, ऐसे लेखक जो है कहते हैं। अपने हाथों से खर्च न करने की बात ही और है, उसका सुख ही अलग है। वह सुख नहीं मिला, खैर यह भी एक ऐतिहासिक घटना हमारे साथ होनी थी, हो गई। ओ मेरे जेब कतेरे, तुम जो भी हो जहाँ भी हो मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तुम मेरे इतने पास आकर भी दूर हो इसका मुझे दुख है। मैं उन सबसे परिचित हूँ जिन्होंने मुझे चोट पहुँचाई, मगर तुम चोट कर गए और अनजान गए। यह सचमुच तकलीफ देने वाली बात है। यानी तुम आ गए, कब चले गए, कब जेब काट कर चले गए मुझे पता भी नहीं चला। ये बात मुझे तकलीफ देने वाली है। तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, कोई अपनत्व नहीं। मैं तो तुम्हारी सिद्धि का एक माध्यम भर था। यह तन है, तन पर वस्त्र है, वस्त्र में जेब है और जेब में रुपया है। सारी बाधाओं को पार करते तुम लक्ष्य तक पहुंच गए। तुम धन्य हो, मैं तुमसे प्रभावित हूँ, मगर मैं इसके बावजूद तुम्हें पुनः पधारने का स्नेह निमंत्रण, स्नेह निमंत्रण नहीं देता। आप दूर ही सुहाने लगते हैं। यानी जो है तुमने मेरी जेब काट ली है, सारी बाधाओं को पार करके तुमने तुम्हारा लक्ष्य हासिल कर लिया है, मैं तुमसे प्रभावित हूँ, लेकिन तुम फिर से मेरे पास आओ, ये मुझे नहीं लगता है। आप दूर ही मुझसे रहिए, पास अब न आए तो मैं आपका आभारी होऊंगा। मैं आपकी कला की दाद देता हूँ, मुझे बख्शो। मैं हार मान गया, ची बोल गया। नहीं, मैं हार मान गया, ची बोल गया माने मैं अब हार चुका हूँ। ऐसे जैसे लड़ाई में कोई व्यक्ति या कोई दल जो है लड़ाई में हार मान लेता है, तो अलग अलग प्रकार की जो है उसके लिए क्या होते हैं कि एक संदेश होते हैं कि हम हार मान चुके। अलग अलग प्रकार के झंडे दिखाए दिए जाते हैं कि हमने हार मान ली। वैसे मैंने हार मान ली है, मैं कोई चुनौती तुम्हें नहीं दूंगा। कलाकार, यह साहस से पुलिस कर सकती और मैं सामान्य जन हूँ, साधारण जेब का धनी। यानी मैं कोई प्रश्न नहीं कर सकता, ये काम केवल पुलिस कर सकती। मगर एक बात पूछूं, जो तुमने काटी थी उसमें 2 लॉटरी के टिकट थे, उन पर 2.5 लाख का इनाम था। यानी जो जेब काटी थी उसमें लॉटरी का एक टिकट था, उसका इनाम था 2.5 लाख रुपए। क्या वो लॉटरी तुम्हारे नाम खुल गई और तुम्हें 2.5 लाख रुपया मिल गया? अगर खुल गई है तो मेरे जेब कट मुझे उसमें से आधा दे दे। अगर तू कलाकार है तो अपनी मर्यादा का ध्यान रख। यानी कलाकार अपनी मर्यादा का ध्यान रखता है, अपनी कला के प्रति ईमानदार रहता है। तो ऐसा आह्वान जो है शरद जोशी जो है उस कलाकार को करे है, मुझे सूचित कर और तब मैं ललक कर बाहें फैलाए तुझसे आकर उसी तरह गले मिलूँगा जैसे एक सच्चा कलाकार दूसरे सच्चा कलाकार से जो है मिलता है। यानी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये व्यंग्य जो है, यह रचना, व्यंग्य रचना जो यहाँ पर वह ख़त्म हो जाती है कि वह लेखक अंत में कहता है कि उस पॉकेट में पैसों के साथ साथ, उस बटुए के साथ साथ, पैसों के साथ साथ मेरे लॉटरी एक थी जिसका इनाम था 2.5 लाख रुपए। यदि तुम वो 2.5 लाख रुपए ले गए हो, वह लॉटरी तुम्हें लग गई होगी तो तुम्हें 2.5 लाख रुपए मिल गए होंगे। यदि मिल गए हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि कम से कम उसमें से आधे रुपए मुझे दे दो। और एक कलाकार तुम हो और कला की मान मर्यादा तुम रख लो और आधे पैसे मुझे दे दो।
तो इसी में उस कला के प्रति तुम ईमानदार माने जाओगे। ऐसी जो है व्यंग्य जो है यहाँ पर जो है किया हुआ है। अब जेब काटने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको कम से कम समय में ज़्यादा रुपए कमाने होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ श्रम नहीं करना है, केवल इधर उधर घूमना है, मज़े करना है। कई ऐसे आज युवाओं के बारे में तो हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे मारे मारे फिरते हैं, उनको गाड़ियाँ चाहिए, फिल्म देखना है, बाहर खाना खाना है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो ऐशी के लिए पैसा चाहिए। तो इसलिए ऐसे मार्ग अपनाने वाले ऐसे बहुत सारे युवाओं को भी इन्होंने व्यंग्यकार ने यहाँ पर चुनौती दी है और उन्हें व्यंग्य के कटघरे में खड़े करने की कोशिश जो है शरद जोशी ने जो है यहाँ पर की हुई है। अब जेब कतरे की जो घटना यहाँ पर बताई गई है उसको देखकर हमें हंसी तो आती है, लेकिन एक गंभीर बात यहाँ पर बताई गई कि लोग आजकल जो है श्रम से अलग होते हुए दिखाई दे, उनको परिश्रम अच्छा नहीं लगता है। केवल किसी तरह से अनजान तरीके से, चाहे वो चोरी करनी पड़े, किसी के घर में डाका डालना पड़े, कहीं पर भ्रष्टाचार करना पड़े, और इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार करना पड़े, किसी की जेब काटनी पड़े, चोरी करने पड़े, तो इससे क्या होगा, पैसे आ जाएंगे। यानी बिना श्रम के पैसे कमाना आज एक अलग कला लोगों की बनी हुई है, अलग धंधा जो है लोगों ने बनाया हुआ है। तो इसके ऊपर उंगली उठाई है, क्योंकि हमें जीवन जीते समय परिश्रम के सिवा कुछ नहीं मिलता है। ये जेब काटना, किसी को भुलावा देकर भ्रष्टाचार करना, कोई गंदा काम करना, इससे हमारी भलाई नहीं होगी, हमारी बुराई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है व्यंग्यकार ने अत्यंत सटीक रूप में यह व्यंग्य रचना फुटपाथ के कलाकार जो है हमारे सामने पेश की है। और मैं समझता हूँ कि ये फुटपाथ के कलाकार जो व्यंग्य रचनाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये शरद जोशी ने लिखी है और यह एक व्यंग्य रचना है जेब कतरों के बारे में। उनको कलाकार की तुलना जो है, उनको कलाकार के रूप में जेब कतरों को यहाँ पर व्यंग्यकार ने माना है। यानी ये कलाकार जिस तरह से कला को अंजाम देता है, उस तरह से एक जेब कतरा जो है अपनी कला की हाथ सफाई के माध्यम से लोगों की जेब काटता है। लेकिन जीवन जीते समय जो हमें परिश्रम करने से सब कुछ मिल जाता है। बिना परिश्रम के ऐसे कलाओं को आत्मसात करना बहुत ही घटिया काम यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप में पाठकों के सामने रखने का काम जो है शरद जोशी ने किया है। साथ साथ सरकार भी किस तरह से जेब काटती है और लोगों को भी पता नहीं चलता, ये बात भी व्यंग्य के रूप में जो है यहाँ पर बताने की कोशिश। यानी टैक्स के रूप में, अलग अलग टैक्स के रूप में जो है सरकार जो है जनता से पैसा वसूल कैसे कर लेती है, इसके ऊपर भी व्यंग्य यहाँ पर किया है। तो जेब कतरों के बारे में भी तो व्यंग्य है ही प्रमुख रूप से, और सरकार के ऊपर भी यहाँ पर आपको व्यंग्य देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको यदि कोई आपके मन में शंका हो तो आप ग्रुप पर भी इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यह इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।